नमस्ते। मैं जसवंत कुमार स्वराज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। इस छोटी सी सेशन में आज हम भारत सरकार की बजट के बारे में जानेंगे। बजट जो शब्द है, अगर ऐसे हम समझे आसान भाषा में, तो जिसका अर्थ जो है वहां सरकार को प्राप्ति और उनके व्यय उससे जुड़ा होता है। ये मतलब आसान भाषा में यदि हम बजट को समझे कि बजट आखिर होता क्या है, तो भारत सरकार को जो है एक वित्तीय वर्ष में जितना प्राप्त होता है पैसा, और उस पैसे जो प्राप्त होते हैं वहां उनको कहां कहां किस प्रकार से वहां खर्च करता है, उसी का जो ब्यौरा होता है वहां क्या कहलाता है? बजट। मतलब वास्तविक में यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की कुल प्राप्तियां और भारत सरकार के कुल व्यय, उनका ब्यौरा ही एक्चुअल में, उनका लेखा जोखा, उनका विवरण ही एक्चुअल में क्या है? वो बजट है। तो इस हम छोटी सी सेशन में जो है यही समझेंगे कि भारत सरकार को कितनी मात्रा में प्राप्ति होती है, किस किस क्षेत्रों से, किस किस मदों के माध्यम से भारत सरकार को प्राप्ति होती है, और किन किन क्षेत्रों के माध्यम से, किन किन मदों के माध्यम से भारत सरकार जो है वहां पैसा व्यय करता है। इस छोटे से सेशन में हम यही समझेंगे। तो बजट के बारे में यानी बहुत बेसिक बातें बताया। बजट का मतलब यह है कि सरकार की कुल प्राप्ति, चाहे वहां राजस्व से संबंधित हो, चाहे वहां पूंजीगत प्राप्ति से संबंधित हो, साथ में वैसे उनके व्यय, चाहे वहां राजस्व व्यय से संबंधित हो, चाहे वहां जो है पूंजीगत व्यय से संबंधित हो, वहां होती है बजट। अब बजट में जो है हम आगे बढ़े तो हमें जो है कुछ बुनियादी बातों को वह ध्यान में रखना है। बजट में जो है हम आगे बढ़े तो कुछ बुनियादी बातों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बजट में जो है, जैसे मैंने बताया कि बजट में जो है एक तरह से प्राप्ति होता है और साथ में होता है उसमें व्यय। तो एक प्रकार से यहां कहे कि जो बजट है, ये जो बजट है, ये बजट एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि यहां जो है प्राप्ति और यहां व्यय, उनका ही एक ब्यौरा है। अब प्राप्ति जो है, चाहे वहां इस तरफ अगर ऐसे देखें इनको, तो वहां राजस्व प्राप्ति हो, चाहे वहां जो है पूंजीगत प्राप्ति हो, राजस्व प्राप्ति हो चाहे वहां पूंजीगत प्राप्ति हो। अब राजस्व प्राप्ति में वहां जो है, चाहे वहां जो है प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्ति में जो है, वहां जो है चाहे वहां कर राजस्व हो, चाहे वहां जो है गैर कर राजस्व हो। पूंजीगत प्राप्ति में जो है, चाहे वहां विनिवेश से, डिस इन्वेस्टमेंट से प्राप्त हो, चाहे वहां जो है डिविडेंस हो, लाभांश हो, वहां जो है सार्वजनिक कंपनियों से मिलने वाले जो लाभांश हो, या फिर जो है कोई ऋण अपने देश के लोगों से लिया हो, या फिर हमने विदेश में या फिर किसी संस्था से लिया हुआ हो। तो इस प्रकार से जो है प्राप्ति में इसकी यहां संरचना इस प्रकार की होती है। और रही बात व्यय की, तो व्यय को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। मैं बजट में जो व्यय, एक्सपेंडिचर जो होता है, वहां भी उसको दो प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय का मतलब ये हुआ जिससे जो है किसी प्रकार की पूंजी का निर्माण नहीं होता, ना ही जो है हमारी जो देयता है, जो लाइबिलिटीज है, दायित्व है, ऋणों, मतलब ऋणों में हमें कोई कमी नहीं आता। उससे जो व्यय है वहां उस प्रकार के जो व्यय होते हैं वहां होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स राजस्व व्यय। जो पूंजीगत व्यय जो होता है, जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, उससे या तो संपत्ति का निर्माण होगा या फिर जो है उसमें हमारी जो ऋण है उसमें कमी आएगी।
तो इस प्रकार से अगर हम समझे तो बजट का मतलब वास्तविक में क्या हुआ, एक तरफ कुल प्राप्ति इन तरीकों से और इस प्रकार से जो है उनके व्यय। अब राजस्व व्यय में जो है इस प्रकार से अगर देखें तो कई प्रकार के इसमें मद है, सैलरी है, पेंशन है, सब्सिडी है, ग्रांट है, डिफेंस में जो खर्च है, हम जो ब्याज देते हैं जो कर्ज लिए हुए उन पर, वहां क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है बड़ी मात्रा में जो है पूंजी निर्माण के लिए जो खर्च करते हैं भारत सरकार के द्वारा, जो अब लगभग जीडीपी का इस जीडीपी का लगभग 4.5% तक जाता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये जो व्यय तो खुद केंद्र सरकार के द्वारा पूंजी निर्माण के लिए किया गया खर्च या फिर राज्यों को उसने जो अनुदान दिया है उसके माध्यम से कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसने जो निवेश किया। तो इस प्रकार से जो है यहां क्या होता है, बजट। तो इस प्रकार से बजट में जो है प्राप्ति और क्या होता है, व्यय। ये तो ही कुछ बेसिक बातें, ये हुई कुछ बेसिक बातें। अब हम एक्चुअल में समझेंगे कि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार को कितनी मात्रा में रुपया प्राप्त होने वाला है और भारत सरकार उनको जो है कहां कहां पर किस किस मद में खर्च करने वाले हैं, हम इनको समझें। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम समझे तो यहां जो है चाहे भारत में सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी या फिर जो है राज्य में जो स्टेट सर्विसेज जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी, अब इनमें चाहे वह प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वहां मुख्य परीक्षा के लिए हो, यहां बेहद महत्वपूर्ण होता है, यहां बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम उन चीजों को समझे कि भारत सरकार की बजट का जो जो दायरा है, बजट का जो आकार है वो क्या है। क्योंकि बजट का आकार यदि बढ़ता है इसका मतलब यहां हुआ कि भारत की सरकार के द्वारा जो खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ा है, वो बढ़ा है, इसका मतलब यहां भी होता है। तो इस प्रकार से यहां कहा जाए कि इस बजट में जो है बजट का जो आकार है उस निर्धारित होती है कि कितने उनको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, किन किन सेगमेंट से प्राप्त हो रहे हैं, किन किन आइटम से प्राप्त हो रहे हैं और वहां उनको किन किन मदों में खर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझे तो भारत सरकार को जो है कई अलग अलग मदों के माध्यम से पैसे प्राप्त होते हैं, भारत सरकार को कई अलग अलग मदों के माध्यम से पैसे प्राप्त होते हैं और वह कई अलग अलग मदों के माध्यम से पैसे खर्च करते हैं। तो आज हम वही समझेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से चीजों को अगर हम समझते हैं, बजट को अगर इस प्रकार से आप समझते हैं, बजट पर आपकी समझ अगर इस प्रकार की होती है तो अनिवार्य निश्चित रूप से जो है आप एग्जाम में चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वहां मुख्य परीक्षा पीएससी का ही क्यों ना हो, उसमें आपकी पकड़ जो है बेहद मजबूत होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो है अगर इस प्रकार से पढ़ाई किया जाता है कि पढ़ाई अगर किया जाए या फिर ऐसे अगर पढ़ाया जाए तो स्वाभाविक रूप से जो है जो समझ बनेगी वहां बहुत मजबूत होगा। मगर हाँ ये भी वास्तविक है कि इस प्रकार की बुनियादी समझ बनाने के लिए बजट को जो है वास्तविक में सही नजरिए से समझने के लिए जो है उस पर गहन अध्ययन की, उस पर जो है मनन की, उस पर अभ्यास की और उस पर मनन की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक ही वो तो कोई शॉर्ट टर्म तरीके से नहीं हो सकता ना। तो स्वाभाविक है अगर इस तरह से एग्जाम किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर विषयों को समझना है तो उनको पहले बहुत गहन तरीके से अध्ययन करने की और कोई उनको सही तरह से अध्यापन करवा दे उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद उसको हमें जो है अभ्यास करने की भी आवश्यकता होती है कि हमें क्या संकल्पनाओं की समझ है, क्या हमें तथ्यों की सही प्रकार की समझ है या नहीं, और क्या हम उनको एग्जाम टाइम में जो है उनको हम जो परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो भाई के हमें जो है अपनी तैयारी को जो है प्रारंभ में इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आज मैं बात कर रहा हूं इस छोटी सी सेशन में वहां जो है बजट में, वहां जो है बजट में जो है कुल प्राप्ति, बजट में रुपया
आता कहां से है, और साथ में ऐसी ये रुपया जो है जाता कहां है। तो सरकार के पास में आता है और सरकार के पास से जाता है। क्या जाता है? पैसा। क्या आता है? पैसा। पैसा मीन्स मनी की बात कर रहा हूं मैं, जिनको हम भारत में कहते हैं रुपया। तो स्वाभाविक रूप से मैं किसकी बात कर रहा हूं कि भारत सरकार को पैसा कितना प्राप्त होता है, उनके पास पैसे रुपये कहां से आते हैं, और वहां किन किन मदों के माध्यम से पैसे को जो है वहां खर्च करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो हम उनको देखें इसमें, तो वह भारत सरकार जो है किन किन मदों से पैसा प्राप्त करता है, ये उनके एक्चुअल में रिसीट्स की संरचना है। ये एक्चुअल में उनके जो है प्राप्ति की संरचना है कि भारत सरकार को कहां कहां से पैसे प्राप्त होंगे। अब जैसे इस बार जो बजट का जो आकार है भारत सरकार का, वहां जो है वहां जो है 50 इतना लाख करोड़ रुपए का ये बजट का आकार है। 50 साढ़े मतलब 50,65,65,000 मतलब 50,65,000 इतने लाख करोड़ का बजट है। तो स्वाभाविक है भारत सरकार इतना पैसा लाएगा कहां से, इतना पैसा लाएगा कहां से, और इतनी पैसे उनको जो है खर्च करना है, इतना उनको जो है खर्च करना है, तो इतना प्राप्ति उनको कहां से होगा। अब उस अमाउंट में नहीं जाना है आपको बार, उस पर अपने दिमाग नहीं लगाने कि भारत सरकार को इतना पैसे प्राप्त होगा, तो खर्च भी तो पूरे कर ही देते हैं, बचता जेब में कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमें ये जानना है एक्चुअल में कि भारत सरकार को इतनी बड़ी मात्रा में पैसा जब जुगाड़ करता है विकास के यात्रा को जो है उस विकसित भारत के जो है 2047 के जो है गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, इतना पैसा लाता कहां से है, हमें ये समझना है। ये तो हमें ये सबसे पहले बात ये समझने की आवश्यकता है कि वो आते कहां कहां से है, उसके मद क्या क्या है, वो मद क्या क्या है। तो उसमें जो है अगर आप देखें तो सबसे अधिक मात्रा में, चलो मैं पहले कम ज्यादा की बातें बाद में करूंगा, पहले तो पैसे कहां कहां लाते हैं हम उनको समझे। अगर गिनेंगे तो उसमें जो है उधारी और अन्य देयताएं, नहीं चलो इनको बाद में गिनूंगा मैं, पहले मैं बात करता हूं आयकर। आयकर का मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जो व्यक्तिगत जो आय होती है हमारी, उससे सरकार जो है बड़ी मात्रा में जो हम, चूंकि हमारी वो आय है तो आय के बेसिस पर वहां हम पर कर लगाता है। पहले जो है कर का दर जो है उनकी संरचना, कर का जो स्लेब अलग प्रकार का हुआ करता था, मगर अब इस बजट के माध्यम से जो है भारत सरकार के द्वारा नई कर व्यवस्था को लाया गया, विशेष रूप से जो है इनकम टैक्स के लिए, विशेष रूप से जो है इनकम टैक्स के लिए। तो 4 लाख तक तो उसमें छूट है, उसके बाद 4 से 8 लाख तक 5%, उसके बाद फिर जो है आगे 8 से 12 तक तक उनमें जो है 10%। और हालांकि उसमें अगर मान लो जो है उसमें जो कई प्रकार के छूट जो दिए जाते हैं उनको अगर सम्मिलित कर लेंगे आप उनमें, तो 12 लाख तक तो ऐसी भी छूट ही है, ऐसी ही छूट ही है। मगर उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें फिर उसके बाद 15%, 16 लाख तक, उसके बाद फिर 20 तक जो है उसमें 20%, फिर 25 तक उनमें जो है 25 में जो क्या 25। तो इस प्रकार से देखें तो क्या है, 4 के क्रम में पहले जो है सीधे तौर पे जो है 5, फिर बाकी 10 और फिर उसके बाद 30, इस प्रकार के संरचना जो हुआ करता था उसको इस बार मॉडिफाई किया गया है, जिससे कि मध्यम वर्ग के हाथों में पैसा जाए। हाथों में पैसा जाने का मतलब जेब में पैसा जाना, जिससे वो ज्यादा मात्रा में खर्च करे, उनमें खुशहाली आए। तो इस प्रकार से भारत सरकार को जो पैसे प्राप्त होते हैं उनमें जो पहला हिस्सा है वहां किसका हुआ, आयकर का, इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स में अगर समझिए उनको, यदि कुल आय जो मैंने बताया लगभग 65 लगभग जो है वहां 50.65 लाख करोड़ रुपए की है, इतने रुपए की है, तो स्वाभाविक रूप से जो है उसका जो है, अब इसको अगर हम मान लो आप 100% अगर मान लेते हैं,
इनको यदि 100% अगर मान लेते हैं तो उसका 20% हिस्सा जो है कहां से आ रहा है, वो 22% हिस्सा कहां से आ रहा है, वो आयकर से आ रहा है, इनकम टैक्स के रूप में। भारत की जनता इतनी मात्रा में पैसा इनको देते हैं। मैं अमाउंट की बातें नहीं कर रहा हूं, मगर आपको ये ध्यान में रखना है। वैसे जो है दूसरा जो मद होता है वहां होता है इनमें, वहां होता है उनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क मतलब जो है हम जो है एक्चुअल में जो है सीएसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या हुआ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार के द्वारा जो है उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन पर जो शुल्क लगाया जाता है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। उससे जो है भारत सरकार को जो 100% हिस्से में से जो है 5% जो है कहां से प्राप्त होता है, तो सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी है जिनको हम कहते हैं, उससे प्राप्त होता है 5% हिस्सा। 22% आयकर से, 5% जो है सीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से ही है। उसके बाद फिर तीसरे अगर मत की बात करूं जहां से भारत सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं, तो वहां जो है जीएसटी और जो अन्य कर कुछ, तो जीएसटी और अन्य कर जो है, जीएसटी मतलब जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनको भारत सरकार ने जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया, नई कर व्यवस्था है ये। तो जीएसटी से जो है भारत सरकार को इस 100% में से जो है वह 18% प्राप्त होता है। तो आयकर से जो है इस प्रकार से देखे, आयकर से जो है 22%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जो है 5%, जीएसटी से जो है उनको 18%। वैसी जो है जो अगला जो मद जहां से भारत सरकार को जो पैसे प्राप्त होते हैं, वहां है निगम कर, कारपोरेट टैक्स। निगम कर, कारपोरेट टैक्स, जो कारपोरेट्स, जो कंपनीज है, कई छोटी और बड़ी जो कंपनीज के जो आय होते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है उसे निगम कर, कारपोरेट टैक्स कहा जाता है। भारत सरकार को जो है इससे उस 100% हिस्से में से जो है 17% प्राप्त होता है। उसके बाद यदि बात करूं मैं इनमें जो सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटीज है जिनको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी से उस 100% के हिस्से का जो है वो 4% प्राप्त होता है। वैसी जो है केवल 1% अगर देखे तो जो गैर ऋण जो पूंजीगत प्राप्ति है उससे होती है। और जो गैर कर प्राप्तियां जो है, जो कर नहीं है, कुछ दंड है, शुल्क है, सर्विसेज देते हैं उससे, तो वहां क्या है 9% हिस्सा। तो इस प्रकार से देखे, इस प्रकार से अगर देखे तो 9% हिस्सा जो है गैर कर प्राप्ति के रूप में है। अब उसके बाद आगे बढ़े और कहां सरकार को प्राप्त होता है, तो वहां जो प्राप्त होता है वहां है उधारी, और उधारी से जो प्राप्त होता है वहां है 24%। तो वास्तविक में अगर आप समझा जाए तो इस बहुत बड़े जो कुल प्राप्ति होता है उस कुल प्राप्ति का जो है 24% हिस्सा भारत सरकार जो है वहां उधारी या अन्य देनदारियों के रूप में लेता है। तो वास्तविक में अगर समझेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अगर देखे, तो सबसे अधिक जो है जो प्राप्ति हो रही है भारत सरकार को, इस क्रम में अगर मैं उनको थोड़ा सा ढाल दूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पहले सबसे अधिक किससे, उससे बाद थोड़ा और कम किससे, उससे बाद थोड़ा और कम किससे, इस क्रम में अगर मैं ढाल दूं इनको, तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्राप्ति हो रहा है किससे हो रहा है, उधारियों से है। भारत सरकार जो कह रहा है कि 50,65,000 लाख करोड़ रुपए जो लेके आएंगे, वो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कहा ले रहे हैं, वो उधारी ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा अगर देखूं मैं इसमें कि सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त कहां से हो रहा है, तो वहां कहां से है, आयकर से है। दूसरा क्या है इसमें, आयकर से है। दूसरा क्या है, आयकर से है ये। उसके बाद तीसरा अगर हम समझेंगे इसमें, जहां से उनको ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, तो वहां क्या है, जीएसटी। वहां क्या है, जीएसटी। उसके बाद तीसरे क्रम में अगर आप देखें इनको, तो वहां क्या है, कारपोरेट टैक्स है चौथे क्रम में ये। इस प्रकार से चौथे क्रम में अगर देखिए तो वहां क्या है, कारपोरेट टैक्स है।
तो पहला हो गया उधारी और अन्य देवताओं से प्राप्त जो होता है, दूसरा हो गया इनकम टैक्स, तीसरा हो गया जीएसटी और चौथा हो गया कारपोरेट टैक्स। उसके बाद फिर अब आगे बढ़े अगर मान लो हम, तो वहां जो है उस तरफ जो दिख रहा है वहां क्या है, जो गैर कर प्राप्तियां हैं। ये पांचवें रूप में इसको ले सकते हैं, पांचवें क्रम में ले सकते हैं। उसके बाद फिर जब 5 9 से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कम आएंगे, तब छठवें क्रम में क्या है, वहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जो 5% प्राप्त होता है उस कुल प्राप्तियों का। अब उसके बाद फिर इस तरफ जो सीमा शुल्क होता है, उसके बाद सबसे कम जो है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस प्रकार से भारत सरकार को जो पैसे प्राप्त होते हैं वह इन इन मदों से प्राप्त होते हैं। तो मद कौन कौन सा हो गया, एक उधारी हो गया, एक आयकर हो गया, एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, एक जीएसटी हो गया, एक कारपोरेट टैक्स हो गया, एक सीमा शुल्क हो गया, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति हो गया और गैर प्राप्तियां। तो इस प्रकार से भारत सरकार यहां उनको पैसे प्राप्त होते हैं। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में जब पैसे उनको प्राप्त हो गया, इतनी बड़ी मात्रा में पैसे जब उनको प्राप्त हो गया, तो स्वाभाविक है इसी पैसे जो प्राप्त हुआ है इसी को क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। भारत सरकार इसी को क्या है, वो खर्च करेंगे। अब वो पैसा जो है खर्च कहां करता है, भारत सरकार जो है वो पैसा कहां खर्च करता है, हम उस पर बात करेंगे। अब इनको अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर समझना चाहे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मगर इसके लिए जो है आपको जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक कुछ नीतियां और कुछ बेसिक संकल्पना की समझ की आवश्यकता होगी। हालांकि जो है ऐसे कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को समझना ऐसे भी काफी मुश्किल काम होता है, मगर ये मुश्किल नहीं, ये बहुत आसान काम है। बस थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज है और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। ये तो यहाँ जो बजट और जो आर्थिक समीक्षा बहुत ही रुचिकर विषय होता है। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे, उसमें वहां जो बात करेंगे वहां क्या है, उनकी भारत सरकार की जो है खर्च के बारे में, कैसे कैसे वहां भारत सरकार किन किन मदों के में वहां खर्च करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि भारत सरकार को जो है वह कहां कहां पर पैसा खर्च करता है। तो जैसे मैंने बताया इस बजट में जो है भारत सरकार को जो है लगभग जो है जो पैसे जो प्राप्त होने वाले हैं, जो मैंने बताया लगभग वहां जो है 50 लाख 15 पॉइंट्स इतने लाख करोड़ रुपए इतने की प्राप्ति होने वाली है। मतलब इनको हम 100% मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं ये। तो अब जो है इनमें अगर हम देखें तो ये सरकार जो है कहां कहां से पैसा कहां कहां पर कैसा खर्च करता है, तो ये उनके खर्च के मद है। अब खर्च के मत को थोड़ा सा पहले अगर जान ले आप, तो स्वाभाविक है आपकी समझ थोड़ी और मजबूत हो जाएगा। अब इस कोई भी एग्जाम दे इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस तरह से अगर आप अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो स्वाभाविक है हमें इकोनॉमिक्स को इस प्रकार से एग्जाम निकालने के लिए, इकोनॉमिक्स को चाहे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए हमें इस प्रकार की मौलिक समझ की आवश्यकता होती ही है। तो अब हम ये जानेंगे कि भारत सरकार जो है अपने पैसे कहां कहां पर खर्च करते हैं ये। तो उसमें एक बहुत 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 महत्वपूर्ण जो खर्च होता है उनको मैं जो है अगर यहां से मैं शुरुआत करूं कि इनमें जो है वहां, चलो उसमें उनका ब्याज भुगतान, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा होता है भारत सरकार के क्या है, ब्याज भुगतान। तो पहले हिस्से के रूप में यदि मैं इनको जो है भारत सरकार का जो ब्याज भुगतान का मतलब यह हुआ कि भारत सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ है, चाहे वह अपने देश के लोगों से कर्ज ले, चाहे वह विदेश के किसी देश से ले, या फिर जो है कोई विदेशी जो संस्था जो जो बड़े जो है वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे कर्ज ले। तो वहां क्या है, कर्ज ही तो है ना,
मगर स्वाभाविक है जब हम कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज के बदले हमें क्या देना पड़ता है, जब तक हम उनको पूरी तरह से वापस नहीं कर देते हमें जो उस कर्ज पर हमें क्या है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से जो है हमें जो है, हमने जो कर्ज लिए हुए हैं उस पर हमें तो ब्याज देना पड़ेगा ना, उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि और हमने सर्वाधिक मात्रा में जो प्राप्ति होती है हमारा, उस सर्वाधिक प्राप्ति कहां से है, कर्ज से ही है। तो स्वाभाविक है हमें बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आय का वहां ब्याज के रूप में देने होंगे। तो पहला मद जो है हमारा क्या है, वो ब्याज का है, ब्याज भुगतान भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो मद के रूप में, वहीं से क्रम में मैं आगे अगर बढ़ूं तो वहां जो होता है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम दूसरा मद के रूप में ले रहा हूं मैं, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मतलब मैं सेंटर सेक्टर स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर सेक्टर स्कीम, ट्रिपल एस की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर सेक्टर स्कीम। और एक और होता है सेंटर केंद्र क्षेत्र की स्कीम, मींस माफ कीजिएगा इधर से थोड़ा सा इसको हमें, सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंटर सेक्टर स्कीम, और इस तरफ जो है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। और यहां जो बताया मैंने एक्चुअल में क्या है, इनको मैं पूरी तरह से ऐसे ले लेते हैं, इनको हम ऐसा समझे इनमें, तो ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। तो दो प्रकार की योजनाएं भारत सरकार जो है प्रवर्तित करवाता है ये। तो एक क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिनमें रक्षा और सब्सिडी वाले मुद्दे इसमें सम्मिलित नहीं है, उनकी बात ये कह रहे हैं। जबकि दूसरा जो है क्या है, केंद्र प्रायोजित स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। तो अब ये इसका जो है मसला क्या है, यहां भी हम समझ लेते हैं। वहां सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि जो भारत सरकार के जो केंद्रीय विषय से संबंधित जो योजनाएं हैं, वो पूरी तरह से जो है योजनाएं जो है उसमें जो वित्त, जो जितना भी धन लगना है वो भारत सरकार के द्वारा पूरे करने होते हैं, उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है, उसमें इस योजना में जो है जितने भी पैसे खर्च करने होंगे, पैसे खर्च होंगे, वो पूरी तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहन करेगा, राज्य सरकार का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। जबकि मैं दूसरा जो कह रहा हूं सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम या केंद्र प्रायोजित योजना जो है, उसमें भारत सरकार जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा योजना के जो है व्यय का, और साथ में जो है कुछ हिस्सा राज्य सरकार को वहन करने होते हैं। तो बुनियादी रूप से इस बातों को आपको समझ लेना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% खर्च जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जबकि जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में जो है 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, और जो स्पेशल जो कैटेगरी के जो स्टेट्स है उनको जो है 90-10 का दर्जा स्थिति होती है उनकी। तो इस प्रकार से जो है हमने दूसरे मत के रूप में इधर से देख लिया केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, और इस तरफ तीसरे स्तर में हमने देख लिया केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को। वो तो इस प्रकार से 3 मत तो यही हो गए। उसके बाद चौथे मत के रूप में आगे बढ़ूं मैं, तो वहां जो है सब्सिडी का है, वहां क्या है, सब्सिडी। अब ये सब्सिडी जो है, चाहे वहां जो फ्यूल सब्सिडी हो, ईंधन पर जो सब्सिडी हो, चाहे वहां गैस पर सब्सिडी हो, चाहे वहां फूड खाद्यान्न पर सब्सिडी हो, चाहे वहां जो है, चाहे वहां उर्वरक पर सब्सिडी हो, या फिर जो है कोई और अन्य प्रकार की जो सब्सिडी हो। सब्सिडी मतलब मैं सहायकी की बात कर रहा हूं, तो भारत सरकार के द्वारा जो है वहां दिया जाता है किसानों को, उपभोक्ताओं को। तो इस प्रकार से यहां क्या हुआ, वो सब्सिडी
वैसे फिर आगे इसमें बात करूं मैं, अगला मत जहां पर वो पैसा खर्च करता है वहां क्या है, रक्षा। वहां क्या है, रक्षा का। डिफेंस, डिफेंस में भारत सरकार के जो है अभी अगर देखा जाए तो पूरे जो जितने पैसे प्राप्त होता है भारत सरकार का, उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट ब्याज भुगतान के बाद दूसरा जो हिस्सा है, वहां जो है बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब ब्याज भुगतान के साथ साथ इधर राज्यों के कर और शुल्क में हिस्सा भी है, उनके साथ साथ डिफेंस बजट हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। कुल प्राप्ति का लगभग हम 8% खर्च करते हैं। यहां जो है व्यय के मध्य पांचवें क्रम में हुए, पांचवें क्रम में हम ले रहे हैं उस कंद में। उसके बाद देखें तो व्यय के जो मद है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा और सर्वाधिक हिस्सा वह किस में जाता है, राज्यों को कर एवं शुल्क के हिस्से के रूप में। छठवें में अगर खर्च ग्रुप में देखें तो राज्यों को कर एवं शुल्क का हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि जो 15वें वित्त आयोग ने जो है उसने टोटल जो रिसीट्स में से, नेट रिसीट्स में से जो है उनको राज्यों को जो है जो विभाजित जो कर राजस्व होता है उनमें 40% देने की पैरवी किया है और भारत सरकार ने उनको उस सलाह को उसने जो है स्वीकार किया। और ये जो है स्थिति 2025-26 तक ऐसे बनी रहेगी, 31% का जो हिस्सा वाला है। 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा हूं जिनके अध्यक्ष जो है एन के सिंह हुआ करते, एन सिंह हुआ करते थे। हालांकि अब नए जो है वित्त आयोग का गठन भी कर दिया गया है, 16वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया है, अरविंद पनगड़िया जिनके अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से सरकार के खर्च का, केंद्र सरकार के खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा कहां से जाता है, कर और शुल्क में हिस्सा होता है। ठीक है, राज्यों के कर और शुल्क ग्रुप में, और वैसे ही बताया मैंने कौन सा, वित्त आयोग का हिस्सा। तो इस प्रकार से जो है यहां राज्यों को कर एवं शुल्क में हिस्सा और साथ में जो है वित्त आयोग और अन्य जो अंतरण होता है। तो इस प्रकार से जो है यहां हुआ कुछ प्रमुख मद। इसके बाद फिर एक और जो है जो अदर एक्सपेंडिचर होता है वहां भी एक बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद फिर एक और हिस्सा होता है, वहां होता है पेंशन। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत सरकार के जो है जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहां इस तरह ब्याज भुगतान में जा रहा है, राज्यों को कर और उस तरह वित्त अंतरण, जो वित्त आयोग के जो 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 ग्रांट देना है, वित्त आयोग के जो डिविजनल पूल से जो हस्तांतरित किया जाना है उससे। तो इस प्रकार से भारत सरकार जो है वह इस मद में पैसा खर्च करता है, इस मद में पैसा वहां खर्च करता है ये। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसमें अगर ऐसी भी अगर समझ सकते हैं कि इतना पैसा जो खर्च कर रहा है उसमें सर्वाधिक पैसा अगर देखें इसमें खर्च कर रहा है, तो वहां जो है ऐसे देखें तो इसे परसेंटेज में उस 100% में अगर लेंगे इनको, 100% में से अगर लेंगे इनको, तो 100% में से सर्वाधिक मात्रा में अगर देखें तो ब्याज भुगतान तो 20% है, मगर सर्वाधिक राज्यों को कर और शुल्क में जो हिस्सा है ये सर्वाधिक है। इस वर्ष की जब बात करें, तब इस वित्तीय वर्ष की जब बात कर रहे हैं उसमें। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वहां किसका हिस्सा है, ब्याज भुगतान का है। मतलब सर्वाधिक खर्च किसमें कर रहा है, राज्यों को कर और शुल्क के हिस्से के रूप में देने के लिए, और दूसरा जो है वहां क्या है, ब्याज भुगतान का है। उसके बाद तीसरा जो है अगर हम देखें तो सर्वाधिक मात्रा में जो हिस्सा है वहां जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% हिस्सा भी वहां उसमें खर्च कर रहा है, 16% हिस्सा। तो सर्वाधिक मात्रा में किसमें, ब्याज भुगतान, उसके बाद सेंटर सेक्टर स्कीम में, फिर राज्यों के कर के और शुल्क के हिस्से के रूप में। उसके बाद बाकी और जो खर्च है इसमें, बाकी और जो खर्च जैसे कि रक्षा है और वित्त आयोग के जो है माध्यम से ट्रांसफर जो किया जाता है और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम और जो अन्य जो एक्सपेंडिचर है उन सब में लगभग 8-8% की हिस्सा है। उसके बाद वैसे उस पर जो सब्सिडी और जो पेंशन है उस पर, सब्सिडी में तो 6% कुल प्राप्ति को खर्च कर रहे हैं, मगर जो पेंशन है उस पर सब कुल प्राप्तियों को हम जो है 4% खर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां तो हुआ सरकार की प्राप्ति और सरकार के व्यय की स्थिति। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, थोड़ी सी जो है प्राप्ति हुई है उनमें थोड़ी जल्दी बातें समझ लेंगे।
कि प्राप्ति, जैसे मैंने बताया कि प्राप्ति जो है वह दो प्रकार की हो सकती है। वहां जो प्राप्ति जो है वहां दो प्रकार की हो सकती है, और वह दो प्रकार की प्राप्ति में अगर हम समझे इनको, दो प्रकार की प्राप्ति में अगर मैं समझू इनको, तो वहां जो प्राप्ति है, वहां जो प्राप्ति है उनको अगर मैं ये कह दूं, तो यहां जो है एक प्राप्ति का जो मद है, यहां जो प्राप्ति है एक राजस्व प्राप्ति है, और दूसरा जो प्राप्ति है वहां क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो राजस्व प्राप्ति में जो है वो राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व होता है, और राजस्व और कर राजस्व में जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर राजस्व। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में 2023 से लेकर के जो है आगे एस्टिमेट्स दे रखे हैं 2025-26 तक का, ये लाख करोड़ रुपए में है, ये अमाउंट है एक्चुअल में ये। तो राजस्व प्राप्ति के रूप में भारत सरकार को, जैसे मैंने बताया कि कुल प्राप्ति जो है कितना अनुमानित है, 50.65 लाख करोड़। तो इनमें हम स्पेसिफिक रूप से अगर 25 की अगर बात करें, तो राजस्व प्राप्ति जो है इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित जो है वहां जो है 34.2 लाख करोड़ रुपए उनको प्राप्त होंगे, ऐसा अनुमानित है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में। अब इनमें इसके पहले अगर देखें तो इसके पहले 30%, फिर उसके 31 और उसके पहले 27, तो इस प्रकार से क्या है, ये थोड़ा उतार चढ़ाव का क्रम है। इस प्रकार से थोड़ा क्या है, ये उतार चढ़ाव का क्रम है। और अभी टोटल जो रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स है हमारी, वो 34.2 लाख करोड़ का है। खर्च जो है 50 लाख करोड़ की बातें मैं बताया। तो बाकी कहां से प्राप्त होंगे, वहां प्राप्त होगा पूंजीगत प्राप्तियों से। तो पूंजीगत प्राप्ति अगर देखिए एक्चुअल में जो है, तो वो 23-24 में 17 लाख करोड़ हुआ करता था, मगर अब देखे तो यहां से जो है वो एक प्रकार से जो है अगर उसको समझे तो जिगजैग करते हुए यहां से जो है वो इस प्रकार से फिर कम हुआ और फिर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो यहां क्या है, 16.4 लाख करोड़ रुपए 2025-26 में। तो इस प्रकार से जो है 34.2 लाख करोड़ रुपए, और इस तरफ जो है 16.4 लाख करोड़ रुपए, उनको मिलाकर को हम देखें तो 15.65 लाख करोड़ रुपए ये भारत सरकार को यहां से प्राप्त हुआ। अब उसके बाद इसमें जो प्राप्ति हुई है ये तो ठीक है, अब वो जो व्यय करता है उसको भी हम देख लेते हैं, उनको भी हम जो है देख लेते हैं। मगर यहां पर व्यय को जो दिखाया गया है, वहां जो है राजस्व व्यय को दिखाया गया है, और उसके बाद फिर जो है इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय को दिखाया है। तो अब इसमें अगर हम समझे, इसमें हम समझे अगर मान लो राजस्व व्यय को, इसमें अगर हम समझे राजस्व व्यय को, तो राजस्व व्यय अगर देखें इसमें टोटल व्यय में से, तो व्यय में से एक व्यय क्या होता है इनमें, तो एक होता है इनमें राजस्व व्यय, और दूसरा जो होता है इनमें, दूसरा जो हिस्सा होता है वहां होता है पूंजीगत व्यय। वहां क्या होता है, पूंजीगत व्यय। मगर यहां जो बातें हुई है, यहां जो बातें हैं एक्चुअल में किसकी बात हो रही है, पूंजीगत व्यय की बातें नहीं हो रही है, बल्कि यहां किसकी हो रही है, राजस्व व्यय की हो रही है। अब राजस्व व्यय जो है भारत सरकार जो है जो खर्च कर रहा है 2025-26 में जो अनुमानित है, वहां करीब 39.4 लाख करोड़ रुपए, इतना। और टोटल प्राप्ति मैंने कितने बताया, 50.65 लाख करोड़ रुपए। उनका लगभग उनमें से इतना प्रतिशत वहां जो किसमें खर्चेगा, राजस्व व्यय में कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वहां क्या है, पूंजीगत व्यय का है। बाकी जो पैसे हैं वो किसके हैं, पूंजीगत व्यय के हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ये तो हो गया उनका राजस्व व्यय। अब एक और जो यहाँ पर जो बातें जो कह रखा है बजट में जो दे रखा है वैसे संबंधित वहां है प्रभावी पूंजीगत व्यय। ये क्या दे रखा है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। उधर पूंजीगत व्यय की बात की है मैंने, तो यहां पर एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हम, प्रभावी पूंजीगत। तो वहां पर केवल पूंजीगत व्यय लिख रहा हूं मैं, मगर यहां पर दूसरी बातें जो दे रखा है वहां क्या है, प्रभावी पूंजीगत।
तो अब राजस्व व्यय तो बता चुका हूं मैं पहले कि भाई जब हम खर्च करते हैं तो उसमें अगर कोई पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है तो उनको कहा जाता है राजस्व व्यय, उनको कहा जाता है राजस्व व्यय। मगर जो है तब जब यदि पूंजी का निर्माण अगर किया जा रहा है, तब किसी प्रकार से पूंजी का निर्माण किया जा रहा है, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च के माध्यम से या सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को अनुदान दिया या फिर उसने जो है उनको कर्ज दिया या राज्यों ने उनको अनुदान दिया या फिर जो है उनको जो है किसी योजना के माध्यम से उनको जो है जो वित्त आयोग के जो है रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो ट्रांसफर किए जाने होते हैं उसके माध्यम से उन्होंने पैसा दिया। और राज्य ने यदि मान लो उस पैसे का उपयोग कहीं जो है पूंजी निर्माण के लिए किया हुआ है, कहीं पूंजी निर्माण के लिए अगर किया हुआ है तो स्वाभाविक है वो तो उनके जो है पूंजी निवेश में खर्च हुआ ना। मगर जो है भारत सरकार के द्वारा जो पैसे जो ट्रांसफर किए जाते हैं उनको एक राजस्व खर्च के रूप में दिखाया जाता है। तो कहने के लिए वो राजस्व व्यय के रूप में दिखाया गया, मगर वास्तविक में क्या हुआ, पूंजी निर्माण हुआ, पूंजी के निर्माण के लिए उसमें निवेश किए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के जो है पूंजी निवेश जो खुद खर्च करता है पूंजी निवेश के रूप में, और साथ में राज्यों को धन जो ट्रांसफर या अलग प्रकार से अनुदान या जो भी ट्रांसफर करते हैं उसमें यदि वहां निवेश कर दिया पूंजी निवेश के लिए वहां राज्य, तो वहां भी जो है क्या होगा, इसमें पूंजी निवेश में जुड़ेगा ना। इसका मतलब प्रभावी पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल पूंजी निवेश के रूप में, और राज्यों ने भी जो पैसा निवेश किया जो सेंटर ने दिया था, रेवेन्यू की बातें नहीं कह रहा हूं मैं, तो क्या है प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो जैसे मैंने बताया टोटल जो एक्सपेंडिचर हमारा जो है 15.65 लाख करोड़ रुपए, 65 लाख करोड़ रुपए, उनका बहुत बड़ा हिस्सा 30.4 लाख करोड़ रुपए तो किसमें जा रहा है, वहां उस तरफ किसमें जा रहा है, सीधे तौर पे वहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में जा रहा है। ठीक है, मगर जो प्रभावी पूंजीगत जो व्यय है 25-26 में वहां 15.5 लाख करोड़ रुपए यहां है। अब ये नहीं यहां पर दिमाग लगाना है, हमें इस बात को समझना है कि हमें 39.4 और इस तरफ 15.5 ये कैसे आ गया, उधर 15 पॉइंट जो है 65 लाख करोड़ की बातें जब कहे हैं तो ये एक्चुअल में राज्यों को जो ट्रांसफर हुआ है, अंतरण हुआ है राजस्व व्यय के रूप में, वहां हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये भारत सरकार की जो है उनकी प्राप्ति और व्यय यहां हुआ। अब उसके बाद थोड़ी सी और बातें इनमें क्या है, वहां है उनकी घाटे की प्रवृत्ति। अब ये एक्चुअल में जो है वो घाटे की प्रवृत्ति क्या होती है, अब वो एक्चुअल में घाटे की प्रवृत्ति क्या होती है ये हमें देखना है। ये अब घाटे की प्रवृत्ति का मतलब ये समझ लीजिए इनमें कि भाई जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राप्ति और व्यय, तो सभाई की इस बजट में ओवरऑल में अगर देखें तो कितना पैसे हमने खर्च कर दिया, कुल व्यय में प्राप्ति अगर कमी हो गया तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। कुल बजट में हमने जो व्यय किए हैं, जितना हमने कुल व्यय हमने जो अनुमानित कर रखे हैं, और इस तरह हम प्राप्ति के लिए भी अनुमान लगाए हैं। मगर यदि मान लो जो कुल व्यय हमने तो अनुमान लगाए हैं मगर प्राप्ति अगर मान लो कम हो गया तो स्वाभाविक रूप से क्या करने पड़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से क्या हो गया, इस बजट में घाटा हो गया ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बजटरी घाटा कहेंगे। तो अब स्वाभाविक है हो सकता है भारत सरकार उस बजटरी घाटा जो है उनको पूरा करने के लिए आरबीआई से कहकर वहां नोट छपवा दे, आरबीआई से कहकर के वहां नोट छपवा दे, तो उसी को हम कहते हैं नोट छपवा करके जो है घाटे को जो है ठीक करना, बस प्रबंधित करना। मगर वो क्या करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा ले आएगा, अतिरिक्त रुपये लेके आएगा, और वो एक्चुअली पैसे के रुपये की जो मूल्य है उनको कम कर देगा। इसलिए तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो क्या हुआ, बजटरी घाटा हुआ। मगर मैं दूसरी जो बातें कर रहा हूं वहां है उसमें
वहां है उनका राजकोषीय घाटा। तो यहां पर राजकोषीय घाटा भी दे रखा है, राजकोषीय मतलब फिस्कल डेफिसिट भी दे रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट भी दे रखा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी दे रखा है, और प्राइमरी डेफिसिट भी दे रखा है। इनको मैं थोड़ी सी जो है समझने के लिए जो है इनको मैं हिंदी में भी जो है कुछ बातें ले लेता हूं मैं, हिंदी में भी कुछ बातें हम ले लेते हैं ये। ठीक, तो ये घाटे की प्रवृत्ति के मतलब जो है, एक तो पहले बताया मैंने, एक तो पहले जो बताया मैंने, एक तो जो पहले बताया मैंने, वहां क्या है, वहां क्या है, राजकोषीय फिस्किल। मैंने पहले, सबसे पहले मैंने किसकी बात किया यहां पर, सबसे पहले जो मैंने बात किया हुआ है यहां पर जो है, वहां है एक बजटीय घाटा, जिनको हम जो है बजटरी डेफिसिट भी कहते हैं, बजटीय डेफिसिट भी कहते हैं, मतलब इनको हम ये कहेंगे बजटीय घाटा। घाटा तो हुआ ना, घाटा होने का मतलब क्या हुआ, कुल हमारे अपने व्यय, जो व्यय का अनुमान लगाया था उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बजटीय घाटा। और बजटीय जब घाटा हुआ तो स्वाभाविक है उसकी हम पूर्ति कैसे करेंगे, तो रुपये नए नोट छपवाएंगे। मगर नए नोट छपवाएंगे तो अर्थव्यवस्था में जो है क्या है, नोट की जो मूल्य है वो गिर जाएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो वो क्या हुआ, बजटीय घाटा हुआ। बजटीय घाटा मैंने जो बताया उसमें क्या है, कुल व्यय माइनस प्राप्ति में जो कमी हो गया उतना अमाउंट, वो घाटा। उसके बाद दूसरा जो घाटे की जो बात कर रहा हूं वहां है राजकोषीय घाटा। वहां क्या है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब सामान्य भाषा में, अगर आसान शब्दों में अगर हम समझे, तो वो एक्चुअल में भारत सरकार के द्वारा जितना कर्ज लिया जाता है इस वित्तीय वर्ष में अपने खर्च को पूरा करने के लिए, वास्तविक में कहा जाए तो यही उनका राजकोषीय घाटा है। मतलब भारत सरकार जितनी मात्रा में कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो सभाई को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही, इसका मतलब यह हुआ कि कुल जो प्राप्ति हुआ है उनका, कुल जो व्यय हो रहा है, कुल जो व्यय हो रहा है उनको यहां पर अगर समझ ले इसमें, तो कुल व्यय जो उसने किया, बजट में कुल व्यय जो किया उसने, कुल व्यय में प्राप्ति, मगर उस प्राप्ति में जो है वो कर्ज सम्मिलित नहीं है, कर्ज सम्मिलित नहीं है। तो जितना पैसे का जो है यहाँ पर घाटा होगा, घाटा तो होगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पर कर्ज की बातें, जो कर्ज लिए थे, लेते हैं हम लोग, उस भारत सरकार बड़ी मात्रा में जो कर्ज लिया जा रहा है उनको अगर सम्मिलित नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है, हमने तो 65 लाख करोड़ रुपए का, 50,65,65,हजार करोड़ का हमने खर्च करना है, ये तो हमने सोच रखे हैं, मगर उसके बहुत बड़े प्राप्ति तो कर्ज से होता है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय माइनस प्राप्ति, मगर उस प्राप्ति में जो है वो कर्ज वाला सम्मिलित नहीं है, तो जो घाटा प्राप्त होगा, भाई के घाटा प्राप्त होंगे, तो जो घाटा होंगे, यही जो घाटे हैं वहां क्या है, राजकोषीय घाटा। वहां क्या है, राजकोषीय घाटा। इसका मतलब सामान्य अर्थ में अगर समझे तो राजकोषीय घाटा कितना आएगा, जितना हम कर्ज ले रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट। इस प्रकार से क्या हुआ वहां, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट अगर देखें तो भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट को जो मेजर करने का जो तरीका होता है, वहां जो है सामान्यतः हम जो है जीडीपी के संदर्भ में समझते हैं। अब जीडीपी के मतलब जो है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो जीडीपी का वहां कितना प्रतिशत राजस्व घाटा रहा, इस संदर्भ में भी इनको देखा जाता है। जैसे लिखा भी है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इनको देखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम समझे तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, अब यहां पर जो है वो फिस्कल डिफिसिट की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो ईयर वाइज दे रखा है अलग अलग, तो 21-22 से लेकर 22-23, 24-25,
तो 23 24 24 25 और 25 26 यहां तक का। तो अब इसमें हमें यह देखना है कि भारत सरकार की राजकोषीय घाटा की स्थिति क्या है। एक्चुअल में इस प्रकार से घाटे के जो है, इस प्रकार से घाटे के जो इंडिकेटर होते हैं, ये एक्चुअल में किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती को इंडिकेट करते हैं। घाटे अगर कम है मतलब माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है, और यदि घाटा अधिक हो रहा है तो माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। माना जाएगा अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, खराब है। तो इस प्रकार से अगर हम समझे, इस प्रकार से अगर हम समझे तो जो राजकोषीय घाटा जो है भारत सरकार का, वो ये जो है 25 26 वाला जो है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है हल्का सा, तो ये एक्चुअल में कब की बात कर रहा है, ये हम एक्चुअल में 25-26 की बात, 2025-26 में जो 26 में जो अनुमानित है उनकी हम बातें कर रहे हैं। और ये उसके पहले वर्ष 24-25 की बातें कर रहा हूं मैं। ठीक इस प्रकार से क्रम में इनको जो हमें समझ लेना है 21-22 तक का। 21-22 में जो है, क्योंकि कोविड वाला फेज था उस समय, तो जीडीपी का जो घाटा है, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है उस समय 6.7% था। 6.7% था उस समय। मगर हाँ, यहां जो है प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे भारत सरकार ने जो है अपने राजकोषीय अनुशासन पर बल दिया। मतलब हमारा इस प्रकार से जो राज्य के कोष की जो जो प्रबंधन हमने इस प्रकार से किए कि हम घाटे को थोड़ा थोड़ा करके क्या है कम करना है हम इस तरह से। तो वो जो है जो 6.7% का जो है फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था, राजकोषीय घाटा हुआ था, धीरे धीरे कम करते करते हमने वर्तमान में 2025-26 में जो अनुमानित है वहां 4.6% जीडीपी का 4.4% जो है राजकोषीय घाटा होने की संभावना है। मतलब जीडीपी का 4.4% ही रहने की संभावना है राजकोषीय घाटा। एग्जाम में जो है यही सब बातें पूछते हैं ये। और उसके बाद दूसरा जो है वह है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। वहां क्या है, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि भारत सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ और कितना उसने राजस्व व्यय के रूप में खर्च कर दिया। तो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो वो रेवेन्यू बजट है बेसिकली। ये वो क्या है, रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट है ये। तो राजस्व बजट का मतलब क्या हुआ कि कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय, मतलब कुल राजस्व व्यय और साथ में क्या है कुल प्राप्ति, दोनों का विवरण जिसे प्रस्तुत कर दिया जाए वहां बजट क्या कहलाएगा, राजस्व बजट कहलाएगा। वहां बजट क्या कहलाएगा, राजस्व बजट कहलाएगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो इस बजट में जो है, बजट में देखें तो कुल व्यय का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका होता है, राजस्व व्यय का होता है। और कुल प्राप्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका होता है, राजस्व प्राप्ति का होता है। तो कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, मतलब ये कह रहा हूं मैं कि भारत सरकार जो है वो भारत सरकार जो है अलग अलग मदों के माध्यम से जो राजस्व व्यय करता है, जिससे कोई पूंजी नहीं बनता, उस व्यय की बात कर रहा हूं मैं। और साथ में उसने जितना मात्रा में राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त किया, यदि जो है जो राजस्व व्यय है, यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अगर मान लो जो है राजस्व व्यय अगर मान लो अधिक हो गया और ये अधिक हो गया और ये मान लो कम हो गया, तो स्वाभाविक है यहां पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी, घाटे की उत्पन्न हो जाएगी। तो यही घाटा एक्चुअल में क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। तो राजस्व घाटा जो है स्वाभाविक रूप से जो है जो राजकोषीय घाटा है उससे कम होता है, राजकोषीय घाटा जो है उससे वो कम होता है। तो वो 2021-22 में राजस्व घाटा जो है भारत सरकार का कोविड की वजह से वहां 4.4% था, मगर धीरे धीरे अब कम होते हुए वहां जो है क्या है 1.5% तक। तो इस प्रकार से जो राजकोषीय घाटा 6.7% से कम होते होते 4.4% और राजस्व घाटा जो है 1.5% तक आ गया। और इसमें अगर मान लो हम
प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें, प्रभावी राजस्व घाटा, तो प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब यहां समझा जाए इनको को जैसे मैंने बताया था कि भारत सरकार जो है वो बड़ी मात्रा में खुद तो राजस्व व्यय खर्च करती ही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, मगर दूसरा वहां जो खर्च करता है राज्यों को पैसा जो देता है अनुदान या फिर वित्त आयोग के जो सलाह के अनुसार, तो उसके वो राज्य तो उसमें पूंजी निवेश, वहां राजस्व भी, वहां उस पैसे को यदि मान लो उसने पूंजी निर्माण ना करके, पूंजी में निवेश न करने के लिए ना करके उसने उनको राजस्व व्यय के रूप में खर्च कर दिया, तो वहां तो एक प्रकार से राजस्व व्यय हुआ ना। तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों को मिलाकर के यदि हमने जो है जो कुल व्यय को लिए और इस प्रकार से जो है कुल प्राप्ति को लिए, तो जो घाटा होगा स्वाभाविक वो घाटा और कम होगा, क्योंकि यहाँ जो है हमने राजस्व व्यय में राज्यों को जो अनुदान या फिर जो ट्रांसफर जो किए जाते हैं उनको हम एक राजस्व व्यय के रूप में दिखाते हैं, जबकि उसका उपयोग उसने जो है राजस्व व्यय में नहीं किया बल्कि पूंजी निर्माण में कर दिया है। तो स्वाभाविक है प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब ये हुआ, प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब ये हुआ कि वहां जो है व्यय राजस्व व्यय के रूप में नहीं बल्कि उसने पूंजीगत व्यय के रूप में कर दिया है, हमने जिनको राजस्व व्यय के रूप में पैसे दिए थे। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जो है ये जैसे बताया मैंने, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, इस राजस्व घाटे से भी यहाँ क्या होगा, कम। 2021-22 में 3.3% जीडीपी का हुआ करता था, मगर धीरे धीरे कम होते होते क्या है 0.3 हो चुका है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम फिस्कल डिसिप्लिन मतलब राजकोषीय अनुशासन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का ये संकेत है। ये इसके बाद इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो घाटा है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा, जिनको हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा में उसका अर्थ अगर आप समझे तो टोटल उस तरफ जो राजकोषीय घाटा है, टोटल जो राजकोषीय घाटा जो आया है, टोटल उस राजकोषीय घाटा में से मैंने जैसे बताया था उसमें एक टोटल जो व्यय होता है, टोटल जो व्यय होता है उस टोटल व्यय में से अगर मान लो हम टोटल जो व्यय होता है उनमें एक व्यय जो है हम बहुत बड़ी मात्रा में ब्याज भुगतान में भी लगाते हैं। तो यदि मान लो हमने राजकोषीय घाटा में से जो अगर राजकोषीय घाटा में से जो है राजकोषीय घाटा में से जो है यदि हमने घाटा हुआ है स्वाभाविक है, इसमें हमने जो है जो ब्याज में हमने जो खर्च किए हैं, ब्याज में खर्च उनको अगर घटा दिए तो स्वाभाविक है वो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि इस राजकोषीय घाटा में जो है बहुत बड़ा घाटा किसका होता है, फिर जो राजकोषीय घाटा में बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है जो घाटे को मत को बढ़ाता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो वहां जो है हमने प्राथमिक घाटा में जो है उस ब्याज वाले हिस्से को हमने हटा दिया राजकोषीय घाटा से, स्वाभाविक है क्या है ये प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 3.3% 21-22 में हुआ करता था और अब ये घटते घटते 0.8% तक आ गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इन तथ्यों को याद कर सकते हैं कि कैसे जो है भारत में जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो है उनके जो है राजकोषीय जो संकेतक है वो कैसे मजबूत हो रहे हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को इंडिकेट करता है। तो राजकोषीय घाटा जो है 21-22 में 6.7% था, यहां से घटकर वो 4.4% 25-26 में अनुमानित है। वैसे जो है जो राजस्व जो घाटा है वो 21-22 में 4.4% से जो है 25-26 में वहां 1.5% अनुमानित है, जबकि प्रभावी जो राजस्व घाटा जो है 21-22 में 3.3% था, यहाँ जो है 0.3% तक यहाँ अनुमानित है। और वैसी जो है जो प्राइमरी डिफिसिट जो है प्राथमिक घाटा जो है जो 21-22 में जो है 3.3 था, यहां जो है 25-26 में जो है 0.8% वहां अनुमानित है। तो इस प्रकार से जो है भारत सरकार की घाटे की उनकी प्रवृत्ति है। यहां तो हुआ घाटे की प्रवृत्ति। अब उसके बाद थोड़ी सी और इसमें जो बची हुई है बस
वहां जो है वह है केंद्र सरकार को नियल प्राप्ति और साथ में क्या है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में कुछ अंतरण। तो ये तो है कि बिल्कुल आंकड़े के जैसा है, मैं इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुल मदों में, प्रमुख मदों में जो व्यय है हमारी, तो भारत सरकार किन किन मदों में वहां खर्च करता है ये उसकी डिटेल्स बता रहा है, उनका एक विवरण है बेसिकली ये। तो यहां स्पष्ट हो रहा है, इस मद को अगर देखें इनमें, तो इसमें ब्याज वाला सम्मिलित नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ये वो ब्याज वाला इसमें सम्मिलित नहीं है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है भारत सरकार का, जो कुल व्यय होता है उनमें बहुत बड़ा हिस्सा किस में जा रहा है, रक्षा में जा रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर। और वो उनको उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को हम जो है राजस्व व्यय के रूप में देखते हैं। तो स्वाभाविक है लगभग उस 50,65,हजार करोड़ में से जो है 4,91,732 करोड़ रुपए, मतलब 4.91 लाख करोड़ रुपए जो है वहां क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है। हम रक्षा में ही कर रहे हैं खर्च। तो स्वाभाविक है इस प्रकार से रक्षा का जो है हमारा बढ़ते जा रहा है लगातार। दूसरा जो है हम खर्च ज्यादा मात्रा में जहां पर कर रहे हैं वहां है हमारे ग्रामीण विकास पर। ग्रामीण विकास पर जो है इस 25-26 में अनुमानित जो व्यय का जो अनुमान है वह 2,67,000 2.66 लाख करोड़ रुपए का है। वैसे जो है तीसरा जो क्षेत्र है वहां जा रहा है गृह मंत्रालय के पास में। गृह मंत्रालय जो है वहां नक्सल मिटिगेशन और बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन की एक्टिविटीज को जो है लागू करने के लिए वहां जो है काम कर रहा है। क्योंकि हमने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम डिजिटलाइजेशन और नई नई जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है हमें सुरक्षा को मजबूत करना है आंतरिक, इसीलिए उनको मद को बढ़ाया भी गया है। इनके साथ साथ यदि हम समझे कृषि और संबंधित क्षेत्र, तो चौथा मद है जहां पर कृषि और संबंधित क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। 1.71 लाख करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चर और जो उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें खर्च किया जाना है। उसके बाद पांचवा जो प्रमुख जो खर्च का हिस्सा है वहां किसके लिए, शिक्षा, 1.28 लाख करोड़ रुपए, इतना लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में वैसे 0.98 लाख करोड़ रुपए इतना खर्च किया जाना है, और वैसे जो है शहरी विकास के लिए। तो इस प्रकार से भारत सरकार के जो है टोटल जो व्यय है, बजट का जो व्यय है, उनमें अगर उन बड़े जो खर्च है ब्याज को जो छोड़ दे तो रक्षा सर्वाधिक है, ग्रामीण विकास सेकंड नंबर में, गृह मंत्रालय थर्ड, और कृषि और संबंध क्षेत्र चौथा, पांचवा शिक्षा, छठवां स्वास्थ्य और सातवां जो है शहरी विकास, सातवां जो है शहरी विकास। तो इस प्रकार से एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्चुअल में अगर हम समझे तो ये हमने एक्चुअल में जो है ये आज की छोटी सी सेशन में जो है हमने भारत सरकार की जो है बजट, भारत सरकार की बजट जो है 2025-26 को हमने जो मोटी मोटी जो है बातें समझी अभी, कि पैसे कहां से आते हैं और पैसे कहां पर जाते हैं, और उनमें वो घाटे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, और मुख्य मद व्यय के क्या है। एक्चुअल में बजट को हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता होती है। यहां भी एक समझने का तरीका है जिससे हमारी जो है उस बजट पर समझ मजबूत होती है। इस प्रकार के जो है जो व्याख्यान जो है हमारी जो है क्लास की जो है चर्चा का जो हिस्सा होता है उनमें और व्यापक तरीके से उसको दिया जा सकता है क्लासरूम प्रोग्राम के रूप में। मगर चूंकि यहाँ जो है समय की जो अवधि थोड़ी सी क्या है ऑनलाइन बेसिस पर हमें कम पड़ रहा होती है, कम करने की आवश्यकता होती है, तो स्वाभाविक है इस प्रकार से व्यापक सही प्रकार से अगर या फिर जो है इस प्रकार से समझ की अगर आवश्यकता, जिनको भी इस प्रकार से अगर समझ की आवश्यकता होती है, तो स्वराज्य आईएएस की जो पूरी टीम जो है इस प्रकार का ही वहां अध्ययन की रणनीति को अपनाया होता है। तो स्वाभाविक है इस प्रकार से यदि अध्ययन किया जाए और अध्ययन की रणनीति इस प्रकार से मौलिक समझ के साथ तथ्यों की अगर याद करवाया जाए या किया जाए, तो स्वाभाविक है जो सफलता हम जिस भी एग्जाम के बारे में हम कहे सोचे वहां संदिग्ध नहीं होता। तो तैयारी जो है एक दीर्घावधिक तैयारी, एक लॉन्ग टर्म तैयारी
एक बार किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, जिससे जो है सफलता जो है सुनिश्चित हो, संदिग्ध ना हो। तो इस प्रकार से जो है किसी भी टॉपिक को समझने का कोई भी एक दृष्टिकोण, यहां भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। ऐसी जो है और भी जो है, क्योंकि इसमें बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी और बचा हुआ है, ये मेरी लेक्चर का जो है दूसरा हिस्सा है ये बजट में। इसमें जो है और भी बहुत से हिस्से बचे हुए हैं, उनको भी जो है 1 बाय 1 करके जो है टॉपिक बेसिस पर उनको हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें, और यदि यहाँ जो है लेक्चर अगर पसंद आए हो आपको, और वहां आप अपने साथियों को जो है अगर भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।